अस्सलाम वालेकुम। इम्यूनिटी इज़ अ सेल्फ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की आर्मी है। जैसे कि इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया हमने, जो इससे पहले वीडियो थी उसमें इनेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और सेल मीडिएट और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को तफसील से जाना। लेकिन इस वीडियो में हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी ये वो इम्यूनिटी है जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है। अभी इसकी तफसील देखते हैं। और जो पैसिव इम्यूनिटी है ये वो इम्यूनिटी है जिसमें बॉडी एंटीबॉडीज खुद नहीं बनाती, कोई एक्सटर्नल सोर्स है, यानी किसी बाय दूसरे सोर्स से जो है वो बॉडी एंटीबॉडीज जो है बॉडी में एंटर होती हैं। वो किस फॉर्म में होती हैं वो भी हम देखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले अगर मैं बता दूं, एंटीबॉडीज का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो ये एक मैकेनिज्म है, यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर है ये है एंटीबॉडीज और यहाँ पे जो ब्लू कलर के शो किए हुए हैं ये सेल्स हैं, और ये जो ऊपर इनके स्पाइक्स बने हुए हैं दीज आर एंटीजेंस। अब जानते हैं कि एंटीजन जो है ये इम्यूनोजेंस, ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं और हर सेल पर होती हैं। अब एंटीजेंस जो है ये भी कुछ सेल्स हैं, इनकी अपनी एंटीजेंस है, और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं जो इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगी। तो ये एंटीबॉडीज प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और एंटीबॉडी, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर एक कम्प्लेक्स बनता है। इसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। अब इस कम्प्लेक्स को जो है वो आसानी से फैगोसाइटोसिस आएगा, वो फैगोसाइटोसिस करके इंगल्फ करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है। तो अब वापस जब आए एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था, एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी ने खुद बनानी है। किसके नतीजे में? एंटीजेंस एडिड टू द बॉडी। मसलन के अब कोई भी जिस्म में एंटीजन आया, अब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एंटीजन बॉडी में ऐड होती है इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। और दूसरी जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें एंटीबॉडीज फॉर्म ऑफ एंटीसीरा, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती, बल्कि एंटीसीरा के फॉर्म में बाहर से एंटीबॉडी ली जाती है। अब एंटीसीरा क्या है? अब यहाँ देखें, ये असल में एंटीसीरम है। ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दिए जाए ना, ब्लड है उसमें ब्लड सेल्स, बाकी बचता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा में जब ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स भी निकाल दी जाए तो पीछे जो हिस्सा बचेगा वो है सीरम। अब ये सीरम को लेकर किसी डोनर से एंटीबॉडीज लेकर दोनों को मिक्स करके हम एंटी सीरम बना देते हैं। तो ये है एंटी सीरम। तो असल में द सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम। मैंने ये भी बता दिया कि सीरम क्या है। तो एंटी सीरम दिया जाता है बॉडी में। ये इन दोनों में अगर फर्दर डिफरेंस है उससे जाने से पहले अब यहाँ पे देखें, अगर कोई बंदा इन्फेक्ट होता है, वो जो पैथोजन उस बॉडी में एंटर होगा उसकी कोई ना कोई जो है वो एंटीजन होगी उसके। अब इसी तरह सपोज कर लो कि ये उसके सरफेस पे एंटीजन है, हमारी बॉडी के सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडीज बनेंगी। अब एंटीबॉडी फिर उसे आगे किल कर दिया जाएगा। अगर तो एंटीजन ऐड हुआ तो एक्टिव इम्यूनिटी ये डिस्कस हो गया, और दूसरे केस में पैसिव है ये। अब देखें, एक था कि बीमारी हुई, बंदा क्योर हो गया, दोबारा वो डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर स्नेक ने काट लिया, अब देखो बॉडी में जहर है तो फौरन एंटीबॉडीज चाहिए। अगर वो एंटीबॉडीज वेनम के खिलाफ एंटी वेनम नहीं दी जाए तो वो जब तक इम्यूनिटी बॉडी ने डेवलप करनी है एक्टिव इम्यूनिटी, तब तक तो बंदे की डेथ हो जाएगी। तो इससे किया क्या जाता है, पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है, यानी कि एंटीबॉडीज पहले की तैयार है तो फौरन जो है वो दे दी जाती हैं। यहाँ पे लिखा हो फौरन जो एंटी वेनम जो है वो दे दी जाती है ताकि वो बंदा सर्वाइव कर सके। तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद अब देखें, ये जो प्रोसेस है एक्टिव इम्यूनिटी का ये स्लो होता है, क्योंकि इसने बॉडी ने रिकॉग्नाइज करना है, फिर एंटीबॉडीज बनानी है, फिर एक्शन लेना है। ये तो बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं, सारा कुछ तैयार है, सिर्फ एंटीबॉडी एंटर करने की देर होगी तो पैथोजन किल हो जाएंगे। अब ये जो है ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए नाम से जाहिर है एक्टिव, बॉडी खुद एक्टिव हो जाती है, बॉडी के सेल्स एक्टिव हैं, इन्होंने अपनी अब एंटीबॉडीज बनाई है। और अगर आप मुझे बताएं, जब हम अपनी खुद की जो चीज़ बनाते हैं उसमें हमारी महारत भी होती है, उसमें हमारी क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसमें हमारी जो है वो पायदारी भी होती है, और वो लॉन्ग टर्म होती है। उसके बारे में हम ऊंच नीच सारा कुछ जानते हैं। तो लॉन्ग टर्म है ये,
लेकिन ये जो है ये किसी से डोनर है तो एंटीबॉडीज और नहीं बन रही, तो ये होगी शॉर्ट टर्म, यानी एंटीबॉडीज ने लड़ना शुरू किया लेकिन एक वक्त आएगा कि एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, तो ये शॉर्ट टर्म हुई, फिर और एंटीबॉडीज डालनी पड़ेंगी। अब एंटीजन मैंने कहा ऐड हुआ तो एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो है एंटीजन ऐड होने के आएगी, लेकिन एंटीजन ऐड होने के 2 सोर्सेज हैं, वो या नेचुरल हो सकता है या हम खुद डाल सकते हैं। ये असल में जो नेचुरल, जैसे कि डिजीज होगी, फर्ज करें नेचुरल इलनेस हुई, जब कोई पैथोजन आया तो बॉडी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स करेगी, खुद ब खुद उसके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी डेवलप करेगी। तो ये नेचुरल एंटीजन ऐड होने को नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हमने जानबूझकर अटेनुएटेड, जैसे कि वैक्सीनेशन, पोलियो के कतरे घर में पिलाने आते हैं ना, तो अटेनुएटेड वीक पैथोजेंस है, डेड सेल्स हैं जो पोलियो के, वो एंटर किए जाते हैं, बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करती है। इससे फायदा क्या है कि थ्रू आउट लाइफ में अगर ओरिजिनल जरासीम भी आए तो बॉडी उसको किल करने में जो है वो एक्टिव साबित होगी, एक्टिव इम्यूनिटी पहले ही होगी। तो वैक्सीनेशन, तो ये होगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल दूसरी तरफ चले, इसी तरह एंटीबॉडीज ऐड करनी है, लेकिन एंटीबॉडीज जो हैं वो 2 सोर्सेज, एंटीबॉडीज या तो नेचुरली हम ले रहे हैं या आर्टिफिशियली। तो नेचुरली देखें, नेचुरली अगर मैं बात करूं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये जो इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बुक में इसकी एग्जांपल नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे ये डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी देखें, सोर्स क्या है नेचुरल, लेकिन एंटीबॉडीज एंटर हो रही है, इस वजह से पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल किस तरह देखें, जब प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी है प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है। अब वो एंटीबॉडीज जो है, ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो मदर का जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज भी हैं, वो एंटीबॉडीज बेबी में भी जाएंगी। तो ये आप बताएं, एंटीबॉडीज जा रही हैं, तो एंटीबॉडीज जाना क्या हुआ, पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन जा किससे रही हैं, नेचुरल सोर्स से। तो ये नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और दूसरा, अगर ये था बिफोर बर्थ, अगर आफ्टर बर्थ की बात करें तो ये क्लोस्ट्रम हम जानते हैं कि आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, तो फर्स्ट मिल्क इजैकुलेशन फ्रॉम द मदर, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो उसके इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद देती हैं। तो क्लोस्ट्रम ये थी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसी तरह अब एंटीबॉडीज आ रही हैं बाहर से, हमने खुद तैयार की हुई हैं। मसलन जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी एंटी वेनम स्नेक बाइट के खिलाफ, इसी तरह टेटनस, अगर चोट लगी है, सड़क पर गई, रगड़ लगी, तो टेटनस के हम कहते हैं इसके खिलाफ इंजेक्शन लगाओ, नहीं तो लोग जा वगैरह और बीमारियां हो जाती हैं, तो एंटी टेटनस उसके खिलाफ दी जाती हैं। तो इस तरह फर्दर, अब यहाँ पे एक डिफरेंस और रह गया, मेन डिफरेंस आप देखें, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी थी इसमें अगर गौर करें तो वैक्सीनेशन अब आम है, हम जानबूझ के एंटीजन ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ बीमारी ना हो, तो इसका मतलब ये प्रिवेंटिव मेजर है। एक्टिव इम्यूनिटी इज अ प्रिवेंटिव मेजर, और बिफोर अटैक, जरासीम अटैक होने से पहले ही हम उसे इम्यून कर देते हैं। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी इज अ क्योरेटिव, यानी अब अटैक हो चुका है, अब उसके खिलाफ क्योर करना है, हमने इलाज करना है, तो आफ्टर अटैक जो होगा वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगा। तो दोस्तों आज हमारा इम्यूनिटी का टॉपिक खत्म हुआ। इससे पहले जो 2 लेक्चर इम्यूनिटी के हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जो देखना चाहे वही देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।